नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी देवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाहुबली पर कानूनी हंटर की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी सिलसिले में प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और चकेरी इलाके में स्थित अतीक के दफ्तर पर छापा मारा। पूरे दफ्तर में खुदाई के बाद पुलिस को बेहद अहम सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस ने यहां से करीब 74 लाख रुपए कैश, 5 पिस्टल, 5 तमंचा के अलावा मैगजीन और कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा स्पेशल टीम ने मौके से कई लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो बाहुबली अतीक पर आज ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने अतीक के दफ्तर में खुदाई की जिसमें कई कैश मिला है और साथ ही साथ कई हथियार भी बरामद हुए हैं। 74 लाख कैश की बरामदगी पुलिस की तरफ से की गई है और इसमें पुलिस ने कई लोगों को भी पकड़ा है। तो अतीक पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने इसे अंजाम दिया जहां चकिया इलाके में अतीक का ये दफ्तर बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने एक बड़ी अमाउंट जो है पुलिस को मिली है, साथ ही साथ हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। रिकवरी हुई है, इनसे 5 पिस्टल मिली है। 1 पिस्टल है कोल्ड 45, 4 पिस्टल 32 बोर, 3 तमंचा 315 बोर, 2 तमंचा 312 बोर, टोटल 5 तमंचा, 5 पिस्टल, 5 तमंचा और 1 मैगजीन कोल्ड 45 ऑटो, 10 की कैपेसिटी वाली ये मैगजीन है। ये इनके पास से बरामद हुई है। जो एमिनिशन इनके पास से बरामद हुआ है वो टोटल एमिनिशन 112 है। संख्या उसकी मैं 112 बता रहा हूँ। इसमें विभिन्न बोर हैं, जैसे 32 बोर, 45, 315, 330, 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 6 मोबाइल्स हैं जो इनके पास से बरामद हुए हैं और 5 अभियुक्तों की जो अलग अलग जामा तलाशी है। इस जामा तलाशी में इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, इसके साथ साथ इन अभियुक्तों से अलग अलग जामा तलाशी में जो टोटल कैश है वो 2,25,000 इनके पास से मिला है। इनमें से 2 अभियुक्तों की निशानदेही पे जो अभी आपने देखा है, अभियुक्त अतीक के अहमद के जो कार्यालय से बरामदगी हुई है वो 72,37,000 ये प्रिलिमिनरी काउंटिंग में है। इस प्रकार से अगर जामा तलाशी और बरामदगी अलग अलग जो चीज़ है उसको हम जोड़ दें तो जोड़ने पे टोटल 74,62,000 की रिकवरी हुई है। ये अभी प्रिलिमिनरी मैंने रिकवरीज और गिरफ्तारी बता दी है। अलग अलग मैं इन व्यक्तियों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। नियाज़ अहमद जो भी बिल्कुल प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है ये जो आपसे शेयर कर सकते हैं वो ये है कि नियाज़ अहमद जो है उसको असद ने फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से अभियुक्त अतीक और अभियुक्त अशरफ से बात करवाई थी। नियाज़ को रेकी का काम सौंपा गया था। नियाज़ को कचहरी से श्री उमेश पाल और गनर्स का घर तक पीछा करने की रेकी का काम दिया गया था। अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में बताया है, जो इस मर्डर्स के संबंधित में आपराधिक साजिश की कई बैठकें हुई हैं, जो बैठकें अतीक के घर पर हुई थी। वहीं उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमले की मुश्किलें और चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। वारदात के 25 दिन बीतने के बावजूद भी 5-5 लाख रुपए के इनामी 5 शूटर्स में किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसे लेकर सरकारी अमले की खासी फजीहत हुई है। इस फजीहत से बचने के लिए सरकारी अमले ने अफसरों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत कल शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाया गया था और अब अगला नंबर वारदात में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम का है। गुड्डू मुस्लिम के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आज ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। 25 मार्च को सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमले की मुश्किलें और चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल वारदात के 25 दिन बीतने के बावजूद 5-5 लाख रुपए के इनामी 5 शूटरों में से अभी तक किसी को भी पकड़ा नहीं जा सका है। इसे लेकर सरकारी अमले को खासी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है और इस फजीहत से बचने के लिए सरकारी अमले ने अब बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई के तहत सबसे पहले शूटर गुलाम के घर पर बुलडोज़र चलाया गया था, उसके घर को मिट्टी में मिलाया गया था, बुलडोज़र चलाया गया था उस पर, और अब इसके बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर की बारी है। गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज के चकिया इलाके में रहता है।
ये उसका घर है, 3 मंजिला घर है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस घर पर ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। दरअसल ये मकान गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीबी के नाम है, इसलिए आप देख सकते हैं कि जो नोटिस चस्पा की गई है उस पर चांद बीबी और गुड्डू मुस्लिम दोनों का ही नाम है। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर 25 मार्च तक नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उसके बाद इस मकान को ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी कैसे। दरअसल चकिया इलाके में जिस जगह गुड्डू मुस्लिम का मकान है वो गली बेहद सकरी है, रास्ता बेहद सकरा है। मेन रोड से लेकर गुड्डू मुस्लिम के मकान तक की तकरीबन 300 मीटर की दूरी सिर्फ इस तरह से 2 फीट चौड़ाई पर है। यहाँ पर एक बाइक भी मुश्किल से आती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। राजकीय पक्षी सारस को लेकर अखिलेश यादव का तंज, सारस को अमेठी से समस्तपुर शिफ्ट करने पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि वन विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस को तो स्वतंत्र करने के नाम पर उसकी सेवा करने वाले से दूर ले गई। देखना यह है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाने वाले से स्वतंत्र करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। तो अखिलेश यादव के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिन्होंने राजकीय पक्षी को लेकर ये ट्वीट किया है। उनका कहना है कि वन विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस को तो स्वतंत्र करने के नाम पर उसकी सेवा करने वाले से दूर ले गई है। वहीं कानपुर में करौली सरकार के नाम से प्रसिद्ध बाबा के खिलाफ नोएडा के एक डॉक्टर ने बिदुना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। करौली के सरकार को चुनौती दिया है, आरोप लगाया है कि बाबा के चमत्कार का असर नहीं हुआ और जब इस बात को बाबा के सामने रखा तो वो भड़क गए। बाद में बाबा के सेवादारों ने कमरे में ले जाकर उनके साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित ने इस मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की है, जिसके बाद पुलिस में केस दर्ज किया गया। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए और इन 3 तस्वीरों के माध्यम से इस पूरे मामले को आप समझिए। नोएडा का डॉक्टर करौली बाबा से मिलने गया, चमत्कार जब देखने गया, चमत्कार नहीं हुआ, उसके बाद उसने शिकायत की, जिसके बाद उसके साथ मारपीट हुई। और आप देख सकते हैं करौली बाबा के दरबार की तस्वीरें हैं, जहां कई बड़े सेलिब्रिटीज भी उनके साथ कई तस्वीरों में सामने आ चुके हैं और अब डॉक्टर्स की तरफ से बिदुना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हालांकि अब पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। तो करौली सरकार को लेकर जब ये घटना सामने आई थी तब एबीपी गंगा ने भी मौके पर जाकर पड़ताल की। क्या कुछ निकला ग्राउंड रिपोर्ट में आप भी देखिए। कानपुर में एक बाबा इन दोनों सुर्खियों में है क्योंकि उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई है नोएडा के डॉक्टर ने। इस समय एबीपी गंगा की टीम जो है वहीं मौजूद है। ये करौली शंकर महादेव का ये आश्रम है। यहाँ आप देखिए अंदर जो है ये करौली सरकार जो है वो अंदर बोल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग बाहर से आए हैं, वो अपनी बातें उनसे रख रहे हैं। आप देखिए बड़ा सा पंडाल है यहाँ पे और बड़ा सा हॉल है जहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं इनमें आस्था रखते हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। देखिए आप तस्वीरों में कि महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इसके अलावा जो हॉल है उसके बाहर भी जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। तमाम लोग हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। अभी हमने बात की थी तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर से भी लोग आए हुए हैं और यहाँ जो दरबार है इसमें अपनी आस्था बता रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि अंदर जो यहाँ के करौली सरकार हैं, जो संतोष भदौरिया इनका नाम है, इनके ऊपर अभी हाल ही में एक मामला दर्ज हुआ है बिदुना थाना क्षेत्र में। आप देखिए किस तरीके से वो अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ बाहर दरबार उनका लगा हुआ और तमाम तरीके के दावे कर रहे हैं लोगों के कष्टों को मिटाने का। कानपुर से कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ नीरज अवस्थी, एबीपी गंगा। तो वहीं करौली सरकार ने इस मामले पर क्या कुछ कहा वो भी जानना जरूरी है। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने अपनी बात रखी, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कैसे तंत्र मन जादू टोना कैसे आखिर कष्टों को मिटाते हैं, आप क्या दावा करते हैं? यहाँ कोई जादू टोना टोटका नहीं होता है। ये एक व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था है और वो व्यवस्था है कि शरीर और शरीर के साथ जीवन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण शरीर चलता फिरता है। जीवन बाहर निकल जाता, शरीर मिट्टी हो जाता है। उस जीवन की भी चिकित्सा होती है। अगर वो जीवन स्वस्थ नहीं, जैसे मन आपका स्वस्थ ना हो तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। दरबार यहाँ पर जीवन को स्वस्थ करता है सबसे पहले। क्या विधि होती है, हवन के जरिए करते हैं या कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वैदिक व्यवस्था है। यहाँ 3 तरह से विधियाँ हैं। पहली विधि है
लोग आते हैं, केवल नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं दरबार से, केवल हाजिरी लगाते हैं शनिवार और अमावस्या में अपने आप ठीक हो जाते हैं, हमसे मिलते हैं ठीक हो जाते हैं। उनको कोई हवन नहीं करना पड़ता किसी प्रकार का, बिल्कुल निःशुल्क है। बागेश्वर धाम जी फेमस है, वो अपना पर्चा बनाते हैं। आप किस तरीके से, आप भी पर्चा बनाते हुए आपको देखा, किस तरीके से समस्याएं दूर कर रहे हैं? पर्चा बना के नहीं देते, हम तो उसके रोग डायग्नोस करके लिखते, तुमको ये रोग थे, ये कष्ट थे, अब ठीक हो गए हो। वो स्वीकार करता है हाँ ये रोग थे, हमें अब ठीक हो गए। एक मुकदमा दर्ज कराया गया आपके ऊपर एक डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे उनको पीटा गया है, नाक तोड़ी गई है और कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला है। कौन चमत्कार दिखा रहे हैं? हम तो खंडन कर रहे हैं। इस किताब का हमारे द्वारा लिखी गई इस किताब का जो पहला पन्ना है, इस पहले पन्ने को अगर पढ़ा जाए, पढ़िए क्या लिखा, वो पहली लाइन ऊपर क्या लिखी है। ये किताब एक दिन में नहीं लिख गई है, पढ़िए क्या लिखा है। रहस्य और चमत्कार नाम की जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ नीरज अवस्थी, एबीपी न्यूज़, कानपुर। वहीं 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर जिले में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अपने काशी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी काशी की जनता को 1785 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजामों को पूरा किया जा रहा है। पीएम मोदी जिन 29 परियोजनाओं की सौगात देंगे, उनमें 20 परियोजनाओं का शिलान्यास और 9 परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। इनमें वाराणसी शहर में रोपवे सेवा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेज 2 और 3 ग्रामीण पेयजल परियोजना गंगा घाट पर चेंजिंग रूम आदि शामिल है। तो काफी खास रहने वाला है प्रधानमंत्री का ये वाराणसी दौरा, जहां कई करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने हाथों से काशी की जनता को 1785 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसकी तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री द्वारा एक रैली को संबोधित किया जाएगा। उसके बाद योजनाओं की सौगात काशी की जनता को प्रधानमंत्री के हाथों देनी है। चूँकि नवरात्रि का मौका है और नवरात्रि में प्रधानमंत्री काशी की जनता को योजनाओं की सौगात देंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी काफ़ी चुस्त और दुरुस्त देखने को मिल रही है। वाराणसी के सभी चौराहों को सजाया जा रहा है। इसके साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त प्रशासन द्वारा किए गए हैं। प्रधानमंत्री जिस रूट से वाराणसी में गुजरेंगे, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। तो वहीं बीजेपी भी तैयारियों में लग चुकी है। बैठकों का दौर जारी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। इसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी द्वारा पूरे शहर को भगवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरेंगे, उस रास्ते से बीजेपी के कार्यकर्ता और काशी की जनता प्रधानमंत्री का फूल बरसा के स्वागत करेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वाराणसी में लगभग प्रधानमंत्री जी के आगमन की और जो कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाने हैं, उनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर। उसी कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं। और चूँकि वो वाराणसी आएंगे और वाराणसी के प्रशासनिक भी कई योजनाएँ लोकार्पण शिलान्यास के लिए तैयार हैं, तो लोकार्पण शिलान्यास भी वे पूरी एक जनसभा के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। जो हमारे लोकार्पण होने हैं वो लगभग 200 करोड़ के 20 प्रोजेक्ट्स हैं। सोनभद्र में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में घोटाला करने के आरोप में प्रधान और प्रधान सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला कोल थाना क्षेत्र के मिटिहिनिया ग्राम पंचायत का है, जहां 49 लाख का शौचालय घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि ग्राम प्रधान और प्रधान सचिव ने कागजों पर ही 400 शौचालय बनाकर 49 लाख रुपए का गबन कर दिया। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन टेंशन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस मसले से पावर कॉर्पोरेशन के भारी भरकम घाटे के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजली निगमों का घाटा 22 साल में 77 करोड़ से बढ़कर करीब 1 लाख करोड़ पहुंच चुका है। तो हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन टेंशन बरकरार है। लगातार बिजली निगमों का घाटा बढ़ता जा रहा है। फिर से जनता पर घाटे की मार पड़ सकती है। भ्रष्टाचार ये वजह है या फिर कुछ और हालात है, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। दिल्ली एनसीआर में कुछ देर पहले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ साथ यूपी के कई जिलों में भी ये झटके महसूस किए गए हैं।
नोएडा समेत दिल्ली के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी, जहां भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा में भी काफी इलाकों में भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं, लोग दहशत में आ गए काफी देर तक। और दिल्ली के कई इलाकों में भी भूकंप के जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। हालांकि क्या तीव्रता रही है इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन काफी देर तक जो भूकंप के झटके हैं वो लोगों ने महसूस किए और कई जगह लोग अपने घरों से बाहर निकले। दिल्ली एनसीआर बताया जा रहा है। हालांकि केंद्र क्या रहा भूकंप का ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन काफी देर तक भूकंप के झटके इलाकों में महसूस किए गए। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ देर पहले भूकंप के ये तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। इसी के साथ साथ यूपी के कई जिलों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, काफी देर तक जो ये भूकंप के झटके हैं ये महसूस किए गए। हालांकि क्या तीव्रता रही है, किस तीव्रता के साथ ये भूकंप के झटके महसूस हुए, इसके बारे में जानकारी अभी जुटाई जा रही है। अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन काफी देर तक लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए और कहीं ना कहीं लोगों में हड़कंप मच गया। अपने घरों से लोग बाहर निकलते हुए भी नजर आए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले भी कई इलाकों में, कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। काफी देर तक जो ये झटके थे ये महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई जनहानि की बात नहीं सामने आई है। बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में काफी तेज झटके जो है भूकंप के वो महसूस किए गए हैं। कुछ ही देर पहले का ये समय जब भूकंप के लगातार झटके से जो लोग हैं वो दहशत में आ गए। कई जगह पर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी नजर आए और कई इलाके हैं दिल्ली नोएडा से जुड़े हुए जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। काफी देर तक ये झटके महसूस हुए हैं और लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की, ये बड़ी खबर। तो दिल्ली के साथ साथ यूपी के भी कई इलाकों में ये तेज झटके महसूस किए गए। काफी देर तक, काफी लंबा समय रहा जब तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए और लोगों के घर में देखा गया पंखे लाइट हिलती गए और उसके बाद कई लोग जो थे वो घरों से बाहर भी निकलते हुए नजर आए। और अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं थोड़ी देर पहले, क्या जानकारी और मिल रही है इसे लेकर? देखिए, अगर बात करें तो अभी तीव्रता का पता नहीं चल रहा है, भूकंप का केंद्र नहीं पता चला है। कुछ ही देर में अगर बात करें तो इस बारे में अपडेट होगा। लेकिन जिस तरीके से झटके आए उससे काफी ज्यादा लोग डर गए हैं और सभी लोग घर से बाहर निकल गए। तो दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो काफी ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब काफी देर तक महसूस किए। जो सबसे बड़ी बात है कि काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए और जो दिल्ली एनसीआर के रिहायश लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए हैं। तो एक बाजार में अफरा तफरी है, कई मोहल्ले में अफरा तफरी देखने को मिल रही है कि लोग अपने घरों से बाहर आ गए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर बल्कि बिजनौर और इसके अलावा नगीना, मुजफ्फरनगर, ये तमाम सारे इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और काफी तीव्रता के ये भूकंप के झटके रहे हैं। हालांकि अभी इसका केंद्र कहां रहा है और किस तरीके से जो है कितनी ज्यादा तीव्रता का ये भूकंप रहा है इसके बारे में भी कुछ ही देर में अपडेट होगा। लेकिन काफी देर तक इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। जी अविनाश, अभी तक कोई हानि की बात? देखिए, अभी तक किसी तरीके से हानि के झटके नजर नहीं आए। तो ठीक है, चलिए बिल्कुल अविनाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं देहरादून से। रवि, दिल्ली एनसीआर में तो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या वहां पर भी कोई असर देखने को मिला है भूकंप के झटकों का? जी बिल्कुल, देखिए देहरादून, टिहरी, ऋषिकेश, मसूरी, इन तमाम जगहों पर अभी यहाँ पर भूकंप आया है और तेज झटके महसूस किए गए हैं। खुद मैंने भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं और आसपास की जो प्रदेश है इस वाले हिस्से की अगर पूरी बात की जाए तो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही भूकंप के झटके लोगों ने महसूस की। मसूरी में काफी तेज भूकंप आया, लोग घरों से बाहर निकल गए। ऋषिकेश में भी इस तरीके के हालात बने। देहरादून में भी कुछ लोग ने तेज झटके महसूस किए हैं। तो अभी भूकंप आया है, देखना होगा कि कितना रेक्टर स्केल का ये भूकंप था। लेकिन अभी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। जी, अभी तक कोई नुकसान की बात रवि? देखिए, अभी कोई नुकसान की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन भूकंप काफी तेज सभी लोग जरूर बता रहे हैं और किसी नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं है। क्या अभी तक, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो इससे पहले भी उत्तराखंड में कई बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, तो क्या माना जा रहा है कितनी तीव्रता के साथ ये भूकंप वहां पर महसूस हुआ है? बिल्कुल, देखिए ज्यादातर अगर देखा जाए तो पिथौरागढ़ और चमोली, क्योंकि नेपाल ही ज्यादातर केंद्र बिंदु रहता है भूकंप का और इसी जगह पर ज्यादा भूकंप आते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से इस एरिया में बात करें कि देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, टिहरी,
यहाँ पर जो लगातार जो है हर जिले में जिस तरह के झटके जो है महसूस किए गए हैं, तो इससे माना जा सकता है भूकंप काफी ज्यादा तीव्रता से रहा होगा, जिसकी चीजें थोड़ी देर में स्पष्ट भी हो जाएंगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। अब 4वें जोन में आता है, देहरादून खुद 4वें जोन में आता है, काफी संवेदनशील माने जाते हैं ये वाले इलाके में भूकंप आता है, क्योंकि लगातार वैज्ञानिक इस बात को बताते रहे हैं कि जी ठीक है, चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये रवि जानकारी दे रहे थे, उत्तराखंड में भी कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।